नमस्कार दोस्तों। बच्चों, वरदान सीरीज के आज के लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रोहित है, नाम तो सुना ही होगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम जिस ऑर्डर में इन चैप्टर्स को ले रहे हैं बेटा वो ऑर्डर है प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से निकाला गया ऑर्डर। मतलब क्या है इसका कि प्रीवियस ईयर्स में जेई मेंस के अंदर जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए, उसकी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमने लिया था रोटेशन का, आज हम ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर आपने आज के वरदान सीख लिए तो 4 से लेकर 8 नंबर तक आप लोगों की जेब में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की सीरीज विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहला वरदान जो हम लेते हैं बेटा वो होता है चैप्टर का एनालिसिस। ठीक है ना, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा, किस टॉपिक से क्वेश्चन कम आए हैं। तो बेटा एनालिसिस आपके सामने आ चुका है। अगर आप इस एनालिसिस को देखते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि पास्ट ईयर्स के अंदर किरचॉफ लॉ एंड सर्किट्स के ऊपर 30% क्वेश्चंस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर 26% क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब अगर आप इन दो टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चंस को देखोगे ना, अगर आप इन दो टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस को देखोगे, किरचॉफ लॉज एंड सर्किट्स, मतलब कैसे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। आपको एक सर्किट दिया होगा, करंट पूछ लेगा या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा या आर इक्विवेलेंट पूछ लेगा, कोई सिमेट्री पूछ लेगा, कोई स्पेशल केस पूछ लेगा। ठीक है ना बच्चों, उसके ऊपर 30% क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। 26% क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहे हैं। मतलब अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो 50 से भी ज्यादा परसेंट की संभावना है कि या तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर होगा या कोई सर्किट का क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगर बात करें तो 18% करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 12% क्वेश्चन हीट हो गया, पावर जनरेशन हो गया, एक्सेट्रा। बल्ब्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आ सकता है, और लास्ट में मिसलेनियस 14% जो इन सब का मिक्सचर है। आप या कुछ अलग से टॉपिक्स का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको आ जाए क्या नाम है, कलर कोडिंग के ऊपर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ नहीं सकते, आ तो सकते हैं, लेकिन इन दो टॉपिक्स के ऊपर मेजरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ वरदान की। ठीक है ना, हमारा फोकस जो रहेगा, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ एंड सर्किट्स के ऊपर हमारा जो है आज का फोकस रहने वाला है। तो बेटा करते हैं स्टार्ट। वरदान नंबर 2, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम करते हैं सबसे पहली बात। तो कह रहा है कि अगर टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, हर एक सर्किट के अंदर एक टर्मिनल जरूर होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं जिसके द्वारा आप बैटरी को लगाते हो, जिसके द्वारा बैटरी को लगाते हो। ठीक है ना। तो अगर टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाए, मतलब वही लाइन क्या है, सिमेट्री की लाइन है। वही लाइन क्या है बेटा, सिमेट्री की लाइन बन जाए। ठीक है ना, तब क्या होगा, देन द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इट विल कैरी इक्विपोटेंशियल जंक्शन। ठीक है ना। इस जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर जो जंक्शंस होंगे वो इक्विपोटेंशियल जंक्शंस होंगे। आई बात समझ में। अब इसका जो है सेकंड एक और केस बनता है, जिसमें कहा जाता है कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर to the line joining the terminals, if the perpendicular bisector to the line join the terminals become axis of symmetry, then it carries इक्विपोटेंशियल जंक्शंस। मतलब दो केस बताए मैंने। पहला केस में मैंने क्या कहा कि टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उस पे ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर्स के ऊपर जो जंक्शंस आएंगे वो सेम पोटेंशियल के होंगे। इससे होगा क्या, अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा। दूसरी बात मैंने कही, अगर लाइन जो टर्मिनल्स को ज्वाइन कर रही है, अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाए, जैसा उसके लेफ्ट में वैसा उसके राइट में आ रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाए, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो जंक्शंस आएंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे। आइए बेटा देखते हैं 2002 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मैं लेकर आया हूं, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां पर P एंड Q, यहां पर जो P एंड Q है बेटा ये क्या है, दो जंक्शंस हैं। P एक जंक्शन है और Q एक जंक्शन है। अब जो ये P एंड Q दो जंक्शन हमारे पास आ रहे हैं, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन
एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन चुकी है। जैसा इसके ऊपर है वैसा इसके नीचे आ रहा, जैसा इसके ऊपर है वैसा इसके नीचे आ रहा है। जंक्शंस को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर बनती हुई हमें दिख रही है, जैसा इसके ऊपर वैसा इसके नीचे। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा, उसके ऊपर जो जंक्शंस होंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे, उसके ऊपर जंक्शंस होंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर हुई बात आपको ये? चलो अब एक चीज यहां पर नोटिस करो बेटा, आप एक चीज यहां पे नोटिस करो, यहां पर सिमेट्री नंबर 2 भी लग रही है। क्या मतलब? जो हमारी टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, ये इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये भी क्या है? ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसा इसके लेफ्ट में है वैसा ही इसके राइट में है, जैसा इसके लेफ्ट में है वैसा ही इसके राइट में भी है। अब क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में बराबर आ रहा है, एकदम सेम आइडेंटिकल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये भी क्या है? मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब इसके ऊपर जो जंक्शंस आएंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे नाम लिख दूं इन जंक्शंस का, तो भैया ये है जंक्शन नंबर 1, ये है जंक्शन नंबर 2, ये है जंक्शन नंबर 3, इन तीनों जंक्शंस का पोटेंशियल होना चाहिए बराबर। मतलब मैं बात क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि देखो पोटेंशियल ऑफ 1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ 2 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ 3 कहा जाए। ये बात मैं सिमेट्री नंबर 1 से भी लगा सकता हूं, सिमेट्री नंबर 2 से भी कह सकता हूं। दोनों सिमेट्री यहां पर लग रही हैं, इसलिए मैं एक जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जहां पर आप दोनों सिमेट्री देख सको। इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक्सिस सिमेट्री ये भी है ये भी है, ठीक है ना? तो आपने ये एक्सिस लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर जंक्शंस आ रहे हैं वो इक्विपोटेंशियल जंक्शंस हो गए, ठीक है ना? या फिर आपने कहा कि भैया जो जंक्शंस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसा इसके लेफ्ट में इसके राइट में। इसका मतलब इसके ऊपर जो जंक्शंस आ रहे हो कैसे हैं? इक्विपोटेंशियल है। तो भैया ये तीनों का पोटेंशियल सेम हो गया, 1 and 2 का पोटेंशियल सेम है, तो ये 2R क्या होगा? गायब, गया, चला गया, खत्म हो गया, फिनिश, ठीक है ना? ये 2R क्या होगा बेटा? कट जाएगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं। 1 और 2 का पोटेंशियल क्या है? सेम है। रजिस्टर की बात की जाए तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वही तो I into R होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट भी बेटा 0 होगा ही होगा। दैट मींस इस रजिस्टर में करंट नहीं दौड़ने वाला, सिमिलरली इस रजिस्टर में भी करंट नहीं दौड़ने वाला, ये रजिस्टर करंट बेटा क्या होगा? बेटा 0 होने वाला। ये दोनों के दोनों रजिस्टर हटने वाले हैं यहां से। जिस रजिस्टर में करंट नहीं है उस रजिस्टर को आप सर्किट से उखाड़ कर फेंक सकते हो, हटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसका कोई काम सर्किट में है नहीं, क्योंकि 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 वो उसमें करंट ही नहीं जा रहा है। पोटेंशियल आई बात समझ में आप लोगों को? चलो भैया बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इनको हटा के अगर सर्किट ड्रॉ करें तो सर्किट कैसा दिखने वाला है। देखो भैया सर्किट ऐसा दिखेगा, देखो फटाफट। ये है हमारा P, ये है हमारा Q, ये है 2R, ये है 2R, ये है R, ये है R, ये है 2R, ये है 2R। ये 2R, ये 2R सीरीज में, ये R सीरीज में, ये 2R, ये 2R सीरीज में, बाकी सारे पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? 2R 2R 4R, R 2R 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 4R, और ये सारे सारे क्या है बेटा आपस में पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4R, 1/4R plus 1/2R. This will give me 1/2R, 1/4R, 1/4R, 2/4R मतलब 1/2R। 1/2 कैपिटल R प्लस 1/2 स्मॉल r, 1/2 कॉमन निकला, 1/R प्लस 1/R। सॉल्व करेंगे इसको, मुझे क्या मिलेगा बेटा? 2RR, R प्लस R इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही निकालनी थी, इसलिए यही हमारा आंसर यहां पर निकल कर। समझे बच्चा कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर क्वेश्चन को? ठीक है, ये रजिस्टर कैसे हट गए, कैसे हमने सिमेट्री लगा दी यहाँ पर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले वरदान की तरफ। अगला वरदान है व्हीट स्टोन ब्रिज। WSB का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज ये शायद बचपन से आप लोगों को सिखाया जाता है,
9 10 क्लास से आप लोगों को सिखाया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुनना शुरू कर देता है बच्चा कहीं ना कहीं। 12th क्लास में डिटेल में समझाया जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो बेटा जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसे काफी सारी शेप्स हैं, काफी सारी शक्लें हैं, इसके काफी सारे रूप हैं, अलग अलग रूप में आपसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से रूप आपके सामने। देखो बच्चों, इसका एक रूप आपके पास बिल्कुल सिंपल रूप तो यही होता है, इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं, इसको R4 कह देते हैं, इसको R5 कह देते हैं। एक और रूप देखते हैं, इसका एक रूप होता है इसका ऐसा। अभी आप कह रहे हो सर ये तो पता है, इसमें कौन सा वरदान हो गया, ये तो पता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म्स हैं इसकी। अब कुछ इसकी ऐसी फॉर्म्स जो दिखती नहीं लेकिन फिर भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही होती हैं, उनके बारे में बताता हूं। देखो बेटा, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल सही, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। इसमें ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक और रूप दिखाता हूं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का। आप भी कहोगे सर कैसे कैसे रूप है इसके, कितना बहरूपिया है। अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके आपको दिया जाएगा, कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, क्वेश्चन सेटर पूरी कोशिश करेगा कि आप गलती कर दे, लेकिन आप हैं हमारे स्टूडेंट्स, आप गलती नहीं करेंगे, आपको सारे रूप पहले ही दिखा देंगे। किस तरीके से रूप बदल बदल कर व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मिल सकता है, ये एक रूप, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप, ये चौथा रूप, अलग अलग रूप के अंदर अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके तारों को आपको दिया जा सकता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होगा जब R1 बाय R3 बराबर R2 बाय R4 होगा। सभी केस में सेम साइड वालों का रेशो अगर आप लेंगे और वो बराबर आ गया तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होने पर R5 हट जाता है, इसमें करंट नहीं जाता है। ये है आपका वरदान, ये है आपकी सिद्धि, ये है आपका वरदान। आगे समझ, अलग रूप मैंने आपको दिखा दी। एक बार तो बेटा एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज आया था। अब एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जेईई मेंस में आया था एक बार। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है कुछ, देखो। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11। कुछ वैल्यूज दे रखी थी ऑब्वियसली इनकी, मैं तो आपको जनरल वे में दिखा, कुछ वैल्यूज इतनी ऑब्वियसली यहां पर आपको मिल रही थी, दे रखी थी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि अगर तो ये रेशो है R1 बाय R5 बराबर R2 बाय R6 बराबर R3 बाय R7 बराबर R4 बाय R8, ये सब अगर बराबर हो जाए तो ये सब हट जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये एक एडिशनल सिद्धि आपको मिल गई, एक एडिशनल वरदान आप लोगों को मिल गया जो मैंने प्लान नहीं किया था बताने का, बट फिर भी मैंने बता दिया, भावनाओं में बह गया, मैंने कहा चलो ये बता ही देते तो बता रहे तो, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन कैसा आएगा। एडवांस का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एडवांस का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बैलेंस है। पॉज एंड सॉल्व करके बड़ा फटाफट अपना आंसर कमेंट करोगे, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में आप लोग पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टर आर, द करंट थ्रू द रेजिस्टर आर इक्वल्स टू 2 ओम इज आई एम्पेयर। मतलब कह रहा है कि यहां पे जो करंट जा रहा है वो बेटा आई एम्पेयर है।
जो करंट जा रहा है वो I एम्पियर है। द वैल्यू ऑफ I इज कितना करंट जा रहा होगा ये, तो बेटा जो करंट होगा ना बैटरी से, जो बैटरी से करंट होता है उसकी वैल्यू होती है V अपॉन में R इक्विवेलेंट। मतलब सारा खेल किसमें है, R इक्विवेलेंट में है। अब इतना भयानक डायग्राम देख के आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, इतना भयानक डायग्राम हमसे ना हो पाएगा, करना नहीं है, करना नहीं है। सिद्धि आपके साथ है, वरदान आपके साथ है, डरना नहीं है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, ध्यान देखो, ये देखो बेटा, आप इस सर्किट को नोटिस करो, इस सर्किट को नोटिस करो, आप लोग ध्यान देना इस बात पे, इस सर्किट को नोटिस करो खाली, इस देखो बेटा, इसको नोटिस करो। ये आपका लगभग लगभग, अगर ध्यान देंगे आप, ये आपका लगभग लगभग इस फॉर्म में आ रहा, ये आपका लगभग इस फॉर्म में आ रहा। इसको सीधा कर दिया इन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये भी इन्होंने एक थोड़ी सी और अलग फॉर्म बना दी है, पर बात तो वही है ना, बात तो वही है ना, ठीक है। चलो आओ देखो, अब देखो सेम साइड वालों का रेशो 1/2 1/2 2/4 1/2 2/4 1/2 2/4 बराबर तो है। अरे भैया क्या 1/2 बराबर 2/4 होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 1/2 और 2/4 बराबर होगा। अब क्योंकि 1/2 और 2/4 बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये बैलेंस्ड है, और अगर ये बैलेंस है तो कौन उड़ेगा, कौन जाएगा, ये 8 ओम कट जाएगा, ये तो गया, खत्म, फिनिश, ठीक है ना। तो 8 ओम जो है वो चला गया, ठीक है। अब 8 ओम क्योंकि चला गया यहां से, तो क्या बचा हमारे पास, ये 1 ओम और ये 2 ओम, ये सीरीज में दिख रहा है आपको, ये 2 और ये 4 क्या दिख रहा है, ये भी सीरीज में दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज, और आपस में क्या पैरेलल, आपस में क्या है पैरेलल में, ठीक है। तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूं इसको, यहां पर ये 6 ओम दिख रहा है मुझे, फिर से ये 12 ओम दिख रहा है मुझे, और ये 10 ओम है, और ये 4 ओम है, और यहां पर अगर देखा जाए ना, एक तो हमारे पास ऐसे आ रहा, कितना, 1 और 2 3 आ रहा, दूसरा हमारे पास ऐसे आ रहा 4 और 2 6 आ रहा। अब ये 3 और 6 आपस में क्या है बेटा, पैरेलल में दिख रहे हैं ना आपको, 3 और 6 आपस में आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देगा, एक और सिद्धि दे रहा हूं, एक और सिद्धि दे रहा हूं, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक और सिद्धि दे रहा हूं। देखो बच्चों ध्यान देना इस बात पे, अगर ये R और ये 2R, ये R और ये 2R अगर एक दूसरे का डबल है, तो रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले का 1/3 होगा, करेक्ट, याद कर लो। आपको करने की जरूरत नहीं है कि 2R इंटू आर डिवाइड बाई 2R प्लस R करने की जरूरत नहीं है, आएगा वही 2R/3 आएगा, देख लो आप, याद करो। अगर एक दूसरे का डबल है तो बड़े वाले का 1/3, अगर एक दूसरे का ट्रिपल है तो बड़े वाले का 1/4, अगर एक दूसरे का n टाइम्स है तो बड़े वाला डिवाइड बाय n+1। अगर हमारे पास क्या है बेटा, ये NR है, ये R है, अगर ये R ये NR, NR मतलब अनार, ठीक है ना, हम कह रहे हैं ये R है, ये NR है, तो R इक्वल कितना होगा, बड़े वाले का n+1, बड़े वाला डिवाइड बाय n+1। अरे समझ, यहां कैसे लगाएंगे, देखो बेटा, हमारे पास 3, हमारे पास 6, डबल है ना, डबल है ना, तो अगर ये 6 है तो इसका 1/3 2, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है बेटा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आएगा समझ में आपको, 2 आ जाएगा। तो अब देखो फिर से रीड्रॉ करते हैं, 6 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 4 है, इसके आगे कुछ और भी सर्किट है, तो मैंने ड्रॉ नहीं किया। अब देखो ये तो वापस से व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज, 2 बार ही व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया है इसने, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है। अब एडवांस का क्वेश्चन की देखो स्मार्टनेस देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज बना के दिया है आपको, बट वरदान आपके साथ है। ये शेप भी मैंने आपको दिखाई थी पहले, देखो ये रही शेप, इस शेप में, ठीक है, सेम साइड का रेशो, या डायगोनल का मल्टीपल भी कर सकते हो, बात एक ही है, बट सेम है वैसे होते हैं, 2/6 2/6 इक्वल टू 4/12, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो वापस से बेटा ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा, और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा, इसलिए ये वाला हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 और 2
6 और 12 18, यहां पर 6 आ रहा, यहां पे 18 आ रहा, ये 3 गुना है। 3 गुना मतलब बड़े वाले का 1/4, मतलब 18/4, मतलब ये सारा मिला के कितना है, 18/4 है। 18/4 का मतलब कितना हुआ बेटा, 18/4 का मतलब कितना हुआ, 18/4 का मतलब हुआ 9/2, मतलब 4/4.5, 4.5 ये सारा है। 2 इसमें जोड़ दिया तो कितना हुआ, 6.5, आर इक्वलेंट आया 6.5, और हमारे पास बी भी है 6.5, ये भी है 6.5, 6.5 डिवाइड बाय 6.5 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। दैट मींस 1 एम्पियर इज द आंसर, 1 एम्पियर इज द आंसर। मल्टीपल सिद्धियां आपको यहां पर मिल गई एक ही वरदान के अंदर। सर्किट सॉल्विंग कैसे इजी करे बताया है मैंने आपको यहां पे। चलते हैं आगे अगले वरदान की तरफ। तो अगला वरदान है क्यूब। क्यूब बेटा, क्यूब के ऊपर 6 केसेस आपको मिल सकते हैं, 6 केसेस आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से केसेस मिल सकते हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके पास बराबर है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं भैया हमारे अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, बॉडी डायगोनल के अबाउट, बॉडी डायगोनल के अबाउट, या फिर आपसे बोल सकते हैं भैया ये क्या है, ये है फेस डायगोनल, तो आपसे बोल सकते हैं भैया फेस डायगोनल के अबाउट, या फिर आपको बोल सकते हैं भैया एज के अबाउट, एज के अबाउट। आ रही समझ में, इन तीन केसेस के अंदर आपको चीजें पूछी जा सकती है। एक काम करता हूं मैं, एज यहां लिखता हूं, एज फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो एज के अबाउट एक आंसर आएगा, फेस डायगोनल के अबाउट दूसरा आंसर आएगा, बॉडी डायगोनल के अबाउट तीसरा आंसर आएगा। 3 आंसर आएंगे ना आपके पास, ठीक है ना। रजिस्टर के लिए 3 आंसर, कंपैरेटर के लिए 3 आंसर, रजिस्टर के लिए 3 आंसर, कंपैरेटर के लिए 3 आंसर। 6 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, 6 आंसर यहां पर आ सकते हैं। 6 आंसर्स को याद करना है। कैसे याद करोगे, कैसे आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको याद करने हैं। तो यहां पर आपको मिल रहा है एक वरदान, वरदान नंबर 4। ये याद करने के लिए कि इनके आंसर्स क्या हैं, ये याद करने के लिए आपके पास है वरदान नंबर 4, जो कहता है बहुत सिंपल सी बात कि आपको याद करने हैं बेटा बस केवल 3 नंबर। कौन कौन से, 7, 7, दूसरे रंग से लिखते हैं, आपको याद करना बेटा 7, 9 और 10, बस बस इतना ही याद करना है। 7, 9, 10, 7, 9 और 10, बीच में 8 नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। 7, 9 और 10 आपने याद कर लिया तो आपके 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, देखो कितने रजिस्टर हैं एक क्यूब में, कितने रजिस्टर हैं बताओ, सारे सब बराबर हैं, कितने रजिस्टर हैं गिन के बताओ, कमेंट के बताओ, एक क्यूब में कितने रजिस्टर लगे हैं यहाँ पे, काउंट करके टेल मी इन द कमेंट्स, टेल मी हाउ मेनी रजिस्टर्स डू वी हैव। तो बेटा वी हैव 12 रजिस्टर्स, 4 नीचे 4 ऊपर 4 खड़े हैं यहाँ पर, 4 नीचे 4 ऊपर 4 खड़े हैं यहाँ पर, 12 रजिस्टर हमारे पास, 4 4 4 12 रजिस्टर हमारे पास है। तो डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, रजिस्टेंस है इसलिए आर आर और आर। 7, 9 और 10 डिवाइड बाय 12, 12, 12, आर आर आर, 3 आंसर आपके आ गए। 12 तो याद हो गया आपको, नंबर रजिस्टर के बराबर है, काउंट कर लेना, याद ना रहे तो, ठीक है ना। 12 रजिस्टर 12 बराबर कर दिया आपने। 7, 9 और 10 बीच में 8 नहीं है, बस इसी को ध्यान रखना है आपको, 8 नहीं है बीच में, ठीक है। तो 7, 9 और 10 डिवाइड बाय 12, 12, 12, आर आर आर, 3 आंसर आपके हो गए तैयार, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर 3 आंसर तो आ गए, लेकिन कौन सा किसका है ये कैसे मालूम पड़ेगा, कौन से वाला एज का है, कौन से वाला फेस का है, कौन से वाला बॉडी का, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात, सबसे छोटा कौन, एज, एज के लिए 7 आएगा। उससे बड़ा कौन, फेस डायगोनल, उसके लिए 9 आएगा। सबसे बड़ा कौन, बॉडी डायगोनल, उसके लिए 10 आएगा, उसको 10 आएगा। सबसे छोटा एज,
7, उससे बड़ा फेस डायगोनल 9, उससे बड़ा बॉय डायगोनल 10। बस सिंपल सी बात, उसी ऑर्डर में लिखना है आपको। 7, 9 और 10 डिवाइड बाय 12। सर कैपेसिटर क्या करना है, उल्टा कर दो। 12/7 12/7 सी, 12/9 सी, 12/10 सी। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, आई नो, कुछ बच्चे कमेंट, सर आपने ना गलत लिखे आंसर, ये आंसर नहीं होते, ये आंसर नहीं होते। सर हमने फेस डायगोनल का आंसर पढ़ा है 3r/4 होता है, 9r/12 नहीं होता। हमने बुक में देखा है सर 3r/4 होता है, 9r/12 नहीं होता। अरे बच्चों बच्चों काट तो सकते हो ना, काट लो, क्यों तो टेंशन ले रहे हो, काट लो। 5/6 आगे आपके बुक वाले आंसर, ठीक है ना। पर इनको याद करना पड़ेगा तो सबके लिए अलग नंबर याद करना है। यहां पर 7, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 12, यहां पर 4, यहां पर 6, सबके लिए अलग नंबर याद करना है। याद करना मुश्किल होगा, दिक्कत आएगी, परेशानियां होंगी। इसके लिए मैंने क्या किया, क्या किया, मतलब याद ही नहीं करना है, ये क्या याद करना है, आप कहते हैं 7, 9 और 10, 7, 9 और 10 याद करो, डिवाइड बाय 12 करो, आपका आंसर निकल गया। बहुत सिंपल, इससे सिंपल केस आपको नहीं मिल सकता बेटा। 4 नंबर जेब के अंदर आपके आ जाएंगे, क्यूब के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर 100% ठीक होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला केस है बेटा इनफाइनाइट लैडर का। प्रीवियस ईयर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक जनरल केस आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। मेरे पास इस तरीके का इनफाइनाइट लैडर है, लैडर की शेप आप देख सकते हो, सीढ़ी खड़ी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट लैडर है, मतलब ऐसे 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 बहुत सारे सर्किट लगे हुए हैं। कितने लगे बेटा, बहुत सारे, काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लगे हुए, खत्म ही नहीं हो रहा, जाए जा रहे हो, ठीक है। और हम जानना चाह रहे हैं कि भैया इनके बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा, व्हाट इज सी इक्विवेलेंट। सर क्या ऐसी लैडर हम रेजिस्टेंस की बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। यू कैन मेक अ सिमिलर लैडर फॉर रेजिस्टेंस एज वेल, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सॉल्व कैसे करें, तो बड़ा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे अपना बचपन याद आता है। बचपन में हमें मैथ्स में एक क्वेश्चन कराया गया था, अब कितने बचपन में कराया गया था, होगा कुछ 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 6वीं, आई डोंट नो, डोंट रिमेंबर। द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, that y is equals to 1 plus 6 divided by 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 1 plus, ऐसे करते 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 एंड देन क्वेश्चन कह रहा है भैया फाइंड y की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू निकालो, फाइंड y निकाल दो भैया, इसमें y निकालो। अब आपको सर आपका बचपन कैसा बीता है ये, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करे थे बचपन में आपने, अब करे तो करे भैया, क्या करें। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस तरीके के इन्फिनिटी जा रहा है और आपको y निकालना। अगर आपने भी ये क्वेश्चन आपके बचपन में किया है तो बेटा कमेंट करके लिखो यस, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारे पास आ गया है इनफाइनाइट, फटाफट आंसर बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, y कितना होगा, कमेंट में फटाफट बेटा बताएं कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। जो कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करने का है वही कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व। मैंने कितने टर्म्स हमारे पास है, इनफाइनाइट। अच्छा अगर ये पूरा का पूरा y है, सो टेल मी इसके अंदर कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है। आप बोल सकते इन्फिनिटी -1, बट इन्फिनिटी -1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अगर हमारे पास इनफाइनाइट स्टार्स हैं, एक स्टार में कम कर दूं और अब पूछूं आपसे कितने स्टार्स हैं, कितना आंसर दोगे, इनफाइनाइट तो बोलोगे। इनफाइनाइट स्टार्स नहीं, इनफाइनाइट से एक निकाल दो डाल दो, फर्क उसको नहीं पड़ता है। इनफाइनाइट मींस बहुत 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 बड़ा, अनगिनत, उसको हम गिनती नहीं कर सकते, एक कम करो कि एक ज्यादा करो तब भी गिनती नहीं, इट इज स्टिल इन्फिनिटी। तो अगर ये पूरा का पूरा y है तो बेटा ये भी तो y होगा। तो भाई अगर ये पूरा का पूरा y है तो ये हटा भी दिया तो बेटा ये भी तो मुझे y दिख रहा है, क्या मतलब पहले हटा के दिया हो एक, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा y है तो बेटा ये भी y है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं, डिफरेंस नहीं। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाय y, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करूंगा मेरा आंसर निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक बन चुकी है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मुझे आता है, मेरा आंसर निकल जाएगा। समझ गए, नेगेटिव वाला हटा दूंगा, नेगेटिव तो हो सकता है सिस्टम भी, पॉजिटिव वाला रख लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। आते हैं यहां पर, अब मैं कह रहा हूं अगर इस पूरे का इसके अबाउट इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट है तो भैया इस पूरे का
इसके अबाउट भी तो सी इक्विवेलेंट ही होगा। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं। जैसा मुझे ये दिख रहा वैसा मुझे ये दिख रहा, कोई अंतर मुझे दिख ही नहीं रहा, इसको रखो न रखो फर्क पड़ नहीं रहा। अगर ये पूरा का पूरा सी इक्विवेलेंट है तो भैया ये भी सी इक्विवेलेंट ही है। आई कैन रिप्लेस दिस बाय सी इक्विवेलेंट। आ रही बात समझ में? समझ आ रहा तो बेटा ठोको ताली। आ रहा है मुझे? ये पूरा सी इक्विवेलेंट है, लेकिन इसके अबाउट ये भी सी इक्विवेलेंट ही है। इसको करना है सॉल्व। ये दोनों है बेटा किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितना देता है? जुड़ जाता है, जुड़ जाता है तो क्या आएगा बेटा? ये सी आएगा। और ये कितना आएगा हमारे पास? सी प्लस सी इक्विवेलेंट आएगा। सी प्लस सी इक्विवेलेंट आएगा। अब इसके अबाउट हमें देखना है कि ये भी सी इक्विवेलेंट ही तो है। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देगा? सीरीज कॉम्बिनेशन सी इंटू 2c प्लस सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाय c प्लस 2c प्लस सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c। c1 c2 डिवाइड बाय c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। इनका कॉम्बिनेशन भी c इक्विवेलेंट के बराबर ही है। ये पूरा भी c इक्विवेलेंट के बराबर है और ये भी c इक्विवेलेंट के बराबर है। इनमें कोई डिफरेंस है नहीं। सॉल्व करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक बन रही है यहां पर भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे, पॉजिटिव वैल्यू रख लेंगे, हमें हमारा आंसर यहां पर मिल जाएगा। समझ गए बेटा आप लोग? क्लियर हो गया आपको? बढ़िया, शानदार। चलें आगे। चलो बच्चा, अगला वर्धन आपके सामने आता हो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब ये सर्किट के ऊपर ही क्वेश्चन लिया है मैंने, बट अब थोड़ा हटके क्वेश्चन आ चुका है। अब हम ग्रुपिंग जो है रजिस्टर या कैपेसिटर की नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं सेल्स की। हम कह रहे हैं जब सेल्स इस तरीके से पैरेलल में लगे हों, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ हो, सबका नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ, ठीक है ना? इस तरीके से पैरेलल में लगे हुए, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना बेटा? तो ये देखो, ये देखो पैरेलल कब होता है? डायरेक्ट कनेक्शन हो, डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहे हैं इसके। तो n सेल्स हमारे पास हैं, लगे हुए हैं और सब पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पर मैं एक सिंगल बैटरी लगाऊंगा। उस सिंगल बैटरी का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना कितना होगा यहां पे लिखते हैं। तो ई इक्विवेलेंट होगा बेटा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट 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 प्लस EN बाय RN डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय RN। और R इक्विवेलेंट को तो बेटा वैसे ही लिखा जाता है, हम बोलते हैं भैया 1 बाय R इक्विवेलेंट, पैरेलल वाला 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R। अब यहां पर ट्विस्ट ये है कि अगर आप किसी भी बैटरी को उल्टा कर दोगे, मतलब पॉजिटिव चल रहा है, एक का नेगेटिव कर दिया आपने, तो उसके ईएमएफ में आपको नेगेटिव करना होगा। रेजिस्टेंस में ना तो यहां पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, ना यहां पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव। रेजिस्टेंस में कहीं पर नेगेटिव नहीं होगा, ईएमएफ में आपको तो साइन माइनस लेना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन करते हैं, उसी चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमारे पास ये सर्किट है और इस सर्किट में कह रहा है कि 1 ओम के अंदर जो करंट है वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे एक बैटरी यहां दिख रही, एक बैटरी यहां दिख रही। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका है जिसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, जहां पे नोड पे किसी का पोटेंशियल जीरो मान के बाकी जगह पे लिखते हैं, किरचॉफ रूल लगाते हैं, किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करोगे लंबा जाएगा। किरचॉफ रूल लगा सकते हो, केसीएल केवीएल लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, दो आपके पास बेटा लूप है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। थोड़ा लंबा जा सकता है, छोटा करना है, जल्दी करना है तो हमारे पास दूसरा तरीका है और वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दो सेल्स हैं, मुझे दोनों के दोनों क्या दिख रही हैं, किसमें दिख रही हैं मुझे बेटा? आप देखो, ये एक टर्मिनल है हमारे पास, एक टर्मिनल ये रहा। अब इसमें देखो, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये डायरेक्ट कनेक्टेड, ये डायरेक्ट कनेक्टेड। तो मुझे ये दोनों आपस में पैरेलल में दिख रही है, 3 और 2 तो आपस में सीरीज। तो लेट मी रीड्रॉ इट, लेट मी रीड्रॉ द सर्किट। मैं सर्किट रीड्रॉ करता हूं, उसका समझ में आएगा। मैंने 1 को अलग से निकाल दिया, 1 ओम यहां, फिर आते हैं। अब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं इस 1 ओम के इस वाले, ये पी हमारा, यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल लगा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा है और फिर 6 वोल्ट इसको लेकर आते। तो यहां पर बेटा इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगा है, पहले नेगेटिव लगा है 9 वोल्ट और फिर 3 और 2 5 लगे। पता होगी बात, ठीक? अब देखो इन दोनों को
हमें कंबाइन करके एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करना है। लेकिन जो बैटरी इफेक्टिव बनेगी वो ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, हमें नहीं पता। ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो कौन सा डोमिनेट करने वाला है हमें ये देखना है। तो डोमिनेशन देखना है ना आपको, दो बैटरी आपके पास, डोमिनेशन देखना है आपको, तो क्या करना है आपको, ई बाय आर निकाल लो, ई बाय आर। क्योंकि आप अगर देखोगे ना यहाँ पर तो ई बाय आर आता है ऊपर, ई बाय आर, इसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो जिसका ई बाय आर बड़ा होगा उसका साइन आएगा अल्टीमेटली दो बैटरी के लिए। तो आप या तो किसी भी एक को पॉजिटिव मान कर निकाल दो, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो जो आपने माना वही सही है, अगर नेगेटिव आया जो आपने माना उससे उल्टा बनेगा, खत्म बात, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो, वो दिमाग लगाना, ऐसे ही करते हैं, काम करते हैं। मैंने कहा कि मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, अब मेरा इफेक्टिव पॉजिटिव आया तो मैं ऐसी बैटरी बनाऊंगा, नेगेटिव आया तो ऐसी बैटरी बना दूंगा। आई बात समझ में, बनाते हैं। तो मैंने बोला कि मेरा ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ई इक्विवेलेंट, तो इट इज पॉजिटिव 6/3 नेगेटिव 9/5 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1/5, ये लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो बेटा 30 दिख रहा है मुझे ऊपर, 27 दिख रहा है यहाँ पे, और नीचे आ रहा 15, और यहाँ पे आ रहा 8, यहाँ पे आ रहा है 15, 15 से 15 कट गया, तो बेटा ये 3/8 आ गया, 3/8 आ गया, 3/8 वोल्ट इज ई इक्वल। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब ऐसी बैटरी बनने वाली है। ऐसी बैटरी का मतलब है करंट जो जाएगा बेटा वो क्यू से पी पे जाएगा, क्यू से पी पे जाएगा। तो क्यू से पी पे जाता हुआ करंट एक ही दिख रहा है, यही मेरा आंसर है। करंट हालांकि डायग्राम में ही दिखा दिया था इन्होंने, ये डायग्राम की मिस्टेक है, ठीक है ना, बट कुछ नहीं होता। क्यू से पी की तरफ जाता हुआ आपको करंट मिलने वाला है, पी से क्यू पे नहीं जाएगा, क्यू से पी पे जाएगा, पहली बात, ठीक। तो बैटरी ऐसी बनेगी, समझ में आया। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप तो आर इक्विवेलेंट बोलोगे ना, आर इक्विवेलेंट विल बी 15/R1 R2 R1 R2 15 डिवाइड बाय 8, ठीक है, 3/8 15/8। नाउ व्हाट इज द करंट, करंट विल बी, अब पहले मैं बैटरी बना दूं, बैटरी बनेगी आपकी ऐसी। Now you will understand this is Q and this is P and this is 3/8 and this is 15/8 and this is 1. Now the current will be in this direction and the value of current will be 3/8, that is the EMF, and it will be 15/8 plus 1 plus 1, like 3/23 something like that, ठीक है, 3/23 0.1 समथिंग आ रहा है, तो 0.13 आ रहा है मेरा आंसर। क्यू से पी की तरफ जाता हुआ करंट हमें मिलेगा। तो बेटा ऐसे कोई आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं आई, बिल्कुल सिंपली आपका हो गया, कोई दो इक्वेशन बनानी नहीं पड़ी, एक इक्वेशन में आपका काम बन गया, सीधा सीधा। तो बेटा जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है ना, इससे आपका सर्किट हो जाता है रिड्यूस, छोटा हो जाता है सर्किट, ठीक है ना बेटा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऑल राइट बच्चा। तो अब मैंने आपको बहुत सारे वरदान इसके अंदर दिए अबाउट सर्किट्स, किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, किस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, कौन से फेमस क्वेश्चंस हैं, कौन सी फेमस बातें, ठीक है ना। मैंने आपको बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया, उसके अलग अलग रूप दिखाए, क्यूब के बारे में बताया, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे बेटा बहुत सारे, ठीक है। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर ये रहा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो ये फॉर्म मैंने आपको दिखाई है ना, ठीक है, इससे मिलती जुलती फॉर्म एक और होती है, बट वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता है, वो एक और सर्किट होता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, यहां ड्रॉ कर देता हूं। अगर आपको सर्किट मिले ऐसा, तो बेटा ये है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, दिखता सीरीज जैसा है लेकिन सीरीज है नहीं, ये क्या है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/3। बहुत फेमस, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है, क्योंकि दिखता है कि एक लाइन में लगेगा, ये कहीं सीरीज तो नहीं है, ये सीरीज नहीं होता, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये प्लेन तार, ये प्लेन तार रहेगी, और ये क्या होगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी आप याद कर लेंगे, ये भी अपने आप में बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है इस चैप्टर के अंदर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मीटर ब्रिज, बीट और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये डिवाइसेस पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी छोड़ के नहीं जाना है, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बट ये अपने आप में ही
एक वरदान सीरीज का टॉपिक है। तो फिर कभी, आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले वरदान सीरीज के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।